जय हिंद साथियों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है हमारा इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं रुद्रा माइंड में चैनल। मैं हूं जवार सिंह। साथ ही साथ हम आज फिर से एक वीडियो लेके आए हैं और डिटेल एनालिसिस इसका भी यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने जो है वो यहाँ पर जो एनसीआर जोन में जहाँ से डिवीजन में जो स्टेशन मास्टर का एक पेपर हुआ था, इसका पार्ट 1 यहाँ पर हमने कवर कर लिया था और आज हम यहाँ पर पार्ट 2 को यहाँ पर जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिए थे और आज हम 50 से ले यानी कि 51 से लेकर जो 110 तक यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये इसका हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नई यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमें ये भी चीज़ यहाँ पर समझने को मिलेगा कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है अभी एनसीआर जोन में झांसी डिवीजन में जो स्टेशन मास्टर का पेपर हुआ था वहाँ क्वेश्चन जो है किस प्रकार से और किस लेवल से यहाँ पर पूछे गए हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको भी बेहतरीन जो यहाँ पर वीडियो है वो उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन सबसे यहाँ पर पहले आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि जो है उनको भी इस वीडियो को देखकर जो है वो हेल्पफुल जो उनके लिए भी है वो रह सके। इधर तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का ये सेशन, और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ ही साथ हम रिवीजन भी करेंगे और डिटेल एनालिसिस के साथ जो हम चीज़ों को समझते हुए भी चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं आज का ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है इसमें ब्लॉक सेक्शन में खड़ी गाड़ी के लिए गलत दिशा से सहायता इंजन भेजने पर गति क्या है। तो जब भी ब्लॉक सेक्शन में खड़ी कोई गाड़ी होगी, अगर गलत दिशा से सहायता इंजन भेजना होगा तो दिन में अगर मौसम साफ है तो 15 की स्पीड से, और रात में अगर मौसम साफ नहीं है या रात में तो 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये कह रहा है कि फॉलिंग मार्क क्लियर न होने पर लोको पायलट कौन सी घंटी या सीटी बजाता है। तो जब भी उसको फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं होता है फ्रंट से, तो लोको पायलट यहाँ पर सिटी कोड कौन सा देगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 3 लंबी यहाँ पर जो है वो सिटी कोड देगा। लंबी का मतलब कैसे, ये इस प्रकार से यहाँ पर 3 हमारी लंबी सिटी कोड रहेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं इसकी बात करता हूँ 3 छोटी, यानी कि इस प्रकार से ये 3 अगर छोटी अगर बजाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो गाड़ी है आपकी, जो गाड़ी है वो नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, वो नियंत्रण में नहीं है। अगर कोई गाड़ी नियंत्रण में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंजन है, जो आपका इंजन है उसका जो है ब्रेक वो फेल हो गए हैं, ठीक है। इंजन के ब्रेक अगर फेल हो गए हैं तभी तो गाड़ी जो है नियंत्रण में नहीं होगी। तो ये भी इसका यहाँ पर जो है वो सिटी कोड रहता है। दूसरा चीज आता है कि छोटी लंबी छोटी लंबी, यानी कि छोटी लंबी छोटी और अगर लंबी, अगर इस प्रकार से जो लोको पायलट अगर सिटी कोड देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नल को ऑन में पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिग्नल को ऑन में पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक लिखित अथॉरिटी यहाँ पर दी जाएगी, तो यहाँ पर जो है वो सिग्नल को ऑन में पास किया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जो हमेशा पूछी जाती है लंबी छोटी, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक आपको चश्मा दिख रहा होगा। तो चश्मा का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है ट्रेन जो है वो पार्ट होने वाली है या हो गई है। और एक आपका यहाँ पर ये जो 4 छोटी छोटी है ये आती है ट्रेन अगर डिवाइड हो जाती है, डिवाइडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 4 छोटी छोटी यहाँ पर घंटी कोड दिया जाता है। तो डिवाइड में कैसे ध्यान रखना है भाई, 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो ये 4 जो है वो छोटी आपको ध्यान रखना है। पार्टिंग में ध्यान रखना है, आपको चश्मा यहाँ पर लगाना पड़ेगा, चश्मे का इस प्रकार से एक एंगल होगा, है ना, आपको नजर जो है गड़ा के रखनी है। दूसरी चीज आती है एसीपी जब भी पूछी जाएगी तो लंबी यानी कि छोटी छोटी और एक लंबी, ये होती है एसीपी के लिए। यानी कि जब भी गाड़ी में एसीपी की जाती है तो लोको पायलट समझ आता है, क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है वो ड्रॉप हो जाता है ना। तो इसके कारण जो है यहाँ पर जो सिटी कोड देगा वो छोटी छोटी लंबी ये देगा। तो ये सारे सिटी कोड आपको यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, यदि गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन पर गाड़ी का जो हॉर्न है वो खराब हो जाता है तो इस स्थिति में क्या करेंगे। तो क्या ट्रेन को प्रतिबंधित गति से चलाएंगे, नहीं। अगर ये प्रारंभिक स्टेशन पर कह रहा है ये सिचुएशन अगर प्रारंभिक स्टेशन, क्या कंट्रोल को इसकी सूचित कर सामान्य कार्य करेंगे। भाई सूचना भली दे देंगे लेकिन सामान्य कार्य नहीं करेंगे उस कंडीशन में भी। दूसरा क्या है, इंजन को फेल माना जाएगा, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो अगर प्रारंभिक स्टेशन पर गाड़ी का हॉर्न खराब हो जाता है तो उस स्थिति में इंजन को फेल माने जाएंगे। लेकिन अगर जैसे मान के चलो गाड़ी का जो हॉर्न है अगर वो रास्ते में खराब हो जाता है तो दिन में तो वो 25 की स्पीड से और रात में वो 8 की स्पीड से, या मौसम साफ है तो 25 की स्पीड से और मौसम साफ नहीं है तो 8 की स्पीड से जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन 54 ये कह रहा है कि यदि गाड़ी का हॉर्न जो है और 20 सेक्शन में अगर खराब हो जाता है तो इस स्थिति में आप क्या करोगे।
भाई दोनों क्वेश्चन जो है उसने एक साथ दे दिए। तो यहाँ पर देखिए, क्या सहायक इंजन की मांग करेंगे अगर बीच सेक्शन में खराब हो जाता है, क्या सामान्य कार्य करेंगे, या इंजन को सेक्शन में ही फेल मानेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कि अगर बीच सेक्शन में खराब हो जाता है तो भाई जाहिर सी बात है, ना तो आप सहायता मांगोगे ना सामान्य कार्य करोगे, लेकिन यहाँ पर आपको 25 और 8 की स्पीड से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो सामान्य क्या नाम जो है नॉर्मली वर्क थोड़ी ना हो जाएगा भाई, नॉर्मल तो स्पीड उसकी नॉर्मल अलग से रहेगी। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है 55 क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि बिना ब्रेक की मालगाड़ी का जो संचालन है वो किसकी अनुमति से हो सकता है। तो ये तो आप सभी लोगों को पता है, सीनियर डीएम जो है इसके यहाँ पर जो है वो अनुमति दे सकता है। अगला हमारे पास आता है 56, बी क्लास ओडीसी की यार्ड में अधिकतम गति क्या होगी। तो बी क्लास ओडीसी की यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ए क्लास जो ओडीसी होती है उसकी जो स्पीड होती है वो आपको पता है, नॉर्मल हम कह सकते हैं, या सेक्शनल जो स्पीड होती है वो होती है। बी क्लास की अगर हम ओडीसी की बात करें तो उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 40 हो सकती है, और सी क्लास की ओडीसी जो होती है वो उसकी मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 57 ये कह रहा है कि बी क्लास ओडीसी के सेक्शन में जो अधिकतम गति है वो क्या होगी। बी क्लास की हमारी कितनी होती है 40, और सी क्लास की कितनी होती है मैक्सिमम 25, और ए क्लास की कितनी होती है नॉर्मल स्पीड। ठीक है, नॉर्मल स्पीड होती है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो शंटिंग की अधिकतम जो गति होती है वो कितनी होती है। तो अधिकतम गति कह लीजिए या सामान्य गति होती है, तो शंटिंग की आप सभी लोगों को पता है कि 15 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 8 केजी के हिसाब से, अगर मैं किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बात करूँ, तो जो खतरनाक और विस्फोटक माल होता है ना, खतरनाक व जो विस्फोटक जो माल होते हैं उनकी अगर आपको शंटिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो स्पीड कितनी रहनी चाहिए 8 के हिसाब से। और अगर मैं यहाँ पर 5 की बात करूँ तो जो अगर एक बॉक्स वैगन हो गया ना आपका, एक बॉक्स वैगन, तो उसकी यहाँ पर जो स्पीड रहेगी वो कितनी 5 केजी के हिसाब से। और अगर 5 बॉक्स वैगन है, कितने 5 अगर बॉक्स वैगन है तो इनकी स्पीड यहाँ पर 2 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से होनी चाहिए। क्लियर। पुशिंग बैक में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 25 होती है ना। और 8.5 में अगर एक का टर्न आउट है तो वहाँ पर जो स्पीड है वो 15 यहाँ पर रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको यहाँ पर कवर हो गई होगी और क्लियर भी हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, सवारी गाड़ी के इंजन में बीपी और एफपी यानी कि ब्रेक पाइप और फीड पाइप, इसका जो मान होता है वो कितना होता है। देखिए सवारी गाड़ी के बारे में पूछ रहा है और ऊपर से किस में पूछ रहा है, इंजन में। तो इंजन में ब्रेक पावर तो 5 होना चाहिए, और फीड पाइप में कितना होना, प्रेशर 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर इसको यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सिग्नल अगर खराब होने पर पॉइंट को हम कैसा मानेंगे। तो अगर सिग्नल खराब हो जाता है तो पॉइंट को जो है वो नॉन इंटरलॉक्ड माना जाएगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है उल्टा ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर पॉइंट खराब होता है तो संबंधित सिग्नल को माना जाएगा क्या, खराब। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है। और क्षतिग्रस्त कांटों पर जो है गाड़ी की गति 8 किलोमीटर पर आवर होती है, और जो यानी कि एक तो क्षतिग्रस्त कांटा होता है और एक आपका होता है खराब कांटा, जिसको हम डिफेक्टिव भी बोलते हैं ना, खराब कांटा। तो अगर खराब कांटा है तो वहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी रहने वाली है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सी रोशनी दिखाता है। तो जब भी ऑन की बात आएगी तो जो कॉलिंग ऑन है वो किसी भी प्रकार की कोई रोशनी यहाँ पर नहीं दिखाता है, यानी कि नो लाइट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑफ स्थिति में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये एक जो है यहाँ पर छोटी पीली बत्ती दिखाता है, छोटी पीली बत्ती। ठीक है, पीली बत्ती यहाँ पर दिखाता है ना, मिनिएचर येलो लाइट हम जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, डबल लाइन सेक्शन में किस क्लास की ओडीसी को क्रॉस नहीं किया जा सकता है। तो डबल लाइन की जब भी बात आएगी तो जब भी जो क्रॉसिंग की बात आएगी तो जो बी क्लास और सी क्लास की जो ओडीसी होती है उसका जो क्रॉस है वो नहीं कराया जाता है, क्योंकि जो नेट क्लियरेंस होता है, ग्रास क्लियरेंस होता है, वो इसमें कम होता है, इसलिए इसकी जो है वो क्रॉसिंग नहीं कराई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये कह रहा है कि एनएमजी ट्रेन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो यहाँ पर एनएमजी की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, इसको बोलते हैं न्यू मॉडिफाइड गुड्स। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है इसका जो है वो स्टैंडर्ड जो रेक साइज है ना, स्टैंडर्ड जो रेक साइज है वो हमेशा पूछा जाता है। तो इसका स्टैंडर्ड रेक साइज होता है कितना, 25 होता है। और एक क्वेश्चन हमेशा ये बनता है कि ये जो न्यू मॉडिफाइड जो गुड्स होते हैं इसमें क्या ले जाया जाता है। तो जो ऑटोमोबाइल होते हैं ना, ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ वगैरह वगैरह, ये जो है वो एनएमजी में यहाँ पर ली जाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है
64 दो इंजन जोड़कर चलाने पर जो प्रस्थान प्राधिकार है वो किस इंजन के लोको पायलट को दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब भी हम अथॉरिटी देंगे तो वो प्रथम इंजन को ही देंगे, ना कि दूसरे इंजन को, ना कि दोनों को, और ना ही गार्ड को। तो प्रथम इंजन जो भी होगा, फर्स्ट इंजन, उसके लोको पायलट को यहाँ पर अथॉरिटी दी जाएगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 65 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो वीएलसी जो वैगन होते हैं, मालगाड़ी का स्टैंडर्ड जो लोड साइज होता है वो कितना होता है। तो जो बीएलसी जो वैगन होते हैं या रैक होते हैं, ये जो मालगाड़ी होती है, इसका स्टैंडर्ड जो रैक साइज होता है वो होता है 45 वैगन। और इसके लिए मैं अलग से एक जो है वीडियो अपलोड किया हूँ वैगन के प्रकार, ठीक है। वैगन के प्रकार मैंने वहाँ पर जो है, एक तो आपको स्टैंडर्ड साइज बताया है, दूसरा मैंने वहाँ पर साथ ही साथ क्या बताई है, स्पीड बताई है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है प्रकार के साथ स्टैंडर्ड साइज और स्पीड, ये मैंने दोनों चीज़ें वहाँ पर कवर की है और डिटेल से मैंने बताया है। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उतनी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर की है। साथ ही साथ कुछ एक नया क्वेश्चन जैसे हमें कभी देखने को मिलता है तो उसको भी मैं अलग से कवर कराने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। क्लियर? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जो है आप लोगों को वीडियो देखनी चाहिए, ताकि आपका वहाँ से भी थोड़ा सा एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ताकि जिस प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपके समझ में भी आ जाए, ताकि जो है आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन जो है बार बार आपको रटने पड़ जाए, है ना। तो यहाँ पर जब भी स्टैंडर्ड एक्साइज की बात आएगी तो एक तो आपको जो है वो बीसीएन जो एचएल होता है, इसका भी हमेशा पूछा जाता है कि भाई इसका स्टैंडर्ड एक्साइज कितना होता है, तो 58 होता है। एनएमजी का मैंने बता ही दिया है, एनएमजी का कितना होता है, 25 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो एक आपका आता है बोस्ट। तो अगर आपसे बोस्ट पूछा जाएगा, BOST है ना, बोस्ट याद रखना, बोस्ट का पूछा जाएगा तो इसका 50 होता है। और आपका एक आपका BTPN भी कभी कभार जो है वो पूछा जा सकता है, BTPN का होता है आपका 50, ठीक है। बोस्ट का 45 कर लेना, बोस्ट का आपको 45 करना है, BTPN का होता है 50। और एक आपका होता है BRN, जो फ्लैट वैगन होते हैं ना। BTPN तो आपके टैंक वैगन हो गए, तो और BRN आपके कैसे होते हैं, फ्लैट वैगन होते हैं। इसका स्टैंडर्ड एक्साइज 43 होता है। तो ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ध्यान रखना है। एक आपका अभी लेटेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो BCN A होता है इसका स्टैंडर्ड रैक साइज कितना होता है, तो आपको यहाँ पर 42 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टैंडर्ड जो रैक साइज यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो BLC मालगाड़ी के जो रैक होते हैं, इसका एक यूनिट में कितने वैगन होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके एक वैगन में कितने यूनिट होते हैं, तो आपको यहाँ पर 5 वैगन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 67 क्या कह रहा है कि वॉक्सन हो गया या BCN हो गया, इसकी जो एम्प्टी में अधिकतम जो स्पीड है वो क्या होगी। तो जब भी वॉक्सन और जो BCN जब खाली होंगे, खाली ये जब खाली जो मालगाड़ी है जब ये खाली चलेगी तो उसकी अधिकतम स्पीड यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने वहाँ पर जो है वो स्पीड भी साथ ही साथ लिखी है। देखिए थोड़ा सा स्पीड इसकी याद करना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो वो थोड़ी सी हमारे दिमाग में एक बार के लिए वो क्लिक कर जाएगी, है ना। जैसे हम बॉक्सन की बात करें, BCN की बात करें या BTPN की हम बात करें, है ना। इसी प्रकार से जो BRN आपके हो जाते हैं, BRN, इन सब के मामले में जो स्पीड है, एक तो आपको ध्यान रखना है 75 और दूसरी आपको ध्यान रखना है 80। तो देखिए अब आप मुझे बताओ, लोडेड में स्पीड ज़्यादा होगी या खाली में। तो आप सभी लोगों को यहाँ ध्यान रखना है भाई, जब लोड होगी गाड़ी तो स्पीड कम होगी और जब खाली होगी गाड़ी तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो लोडेड में यहाँ पर जो है वो 75 है और एम्प्टी में यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी है, 80 है। तो 75 और 80 किस किस की होगी, बॉक्सन, BCN, BTPN और BRN। अब यहाँ पर देखिए एम्प्टी की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर एम्प्टी पूछ रहा है किसकी, बॉक्सन और BCN की। तो एम्प्टी में कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 80। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर जो है वो नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला, इसी से संबंधित ये पूछ रहा है कि बॉब आर और BRN एम्प्टी मालगाड़ी की जो अधिकतम गति है वो क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए एम्प्टी की मैंने यहाँ पर बात करी है, तो बॉब आर और ये जो BRN होते हैं इनकी एम्प्टी के मामले में स्पीड कितनी हो जाएगी, 75। क्लियर? तो इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ रखना है। तो जैसे अगर मैं इसके साथ और चीज़ जोड़ देता हूँ, जैसे बॉब RN हो गया या BCN HL हो गया। क्लियर? इसमें आपको ध्यान रखना है इन दोनों के मामले में जो स्पीड होती है वो 75 और 70 होती है। तो एम्प्टी में 75 और लोडेड में 70 होती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें हैं थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो अलग से आपको एक चीज़ ये नोट डाउन करनी है कि जैसे मान के चलो अगर मैं बॉक्सन जो HS होता है हाई स्पीड होता है, एक आपका BCN AHS होता है और एक आपका BCCN यानी कि डबल डेकर जो ट्रेन होती है ये होते हैं। तो इनकी जो एम्प्टी हो गई चाहे वो लोडेड हो गई, एम्प्टी या
लोडेड, तो इन दोनों मामलों में ये 100 की यहाँ पर स्पीड होती है। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 69 कि ये कह रहा है कि डबल डिस्टेंस व्यवस्था में स्टेशन पर कोहरे के मौसम में पटाखे कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे। तो भाई जब डबल डिस्टेंस की व्यवस्था कर दी गई है तो क्या वहाँ पर यानी कि जो पटाखे वो लगाए जाएंगे? नहीं लगाए जाएंगे भाई, क्योंकि डबल डिस्टेंस की यहाँ पर व्यवस्था कर दी है। जहाँ पर डबल डिस्टेंस लगते हैं वहाँ पर जो है पटाखे नहीं लगाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन अगर डिस्टेंस लगा है, सिंगल डिस्टेंस लगा है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है होम, तो ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 270 मीटर पहले एक फोक सिग्नल जो है पोस्ट जो है वो बनाई जाती है। फोक सिग्नल एक पोस्ट यहाँ पर बनाई जाती है, वहाँ पर एक पटाखा जो है वो लगता है और उससे 10 मीटर की दूरी पर जो है वो दूसरा पटाखा यहाँ पर लगता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 70वां क्वेश्चन, यानी कि क्लोज सर्किट रैक। इसकी देखिए सीधा सीधा पूछा जाता है CC रैक, इसकी फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोज सर्किट रैक। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जब भी CC रैक में प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर का प्रतिशत पूछा जाएगा तो उसका हमारा यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और एक आध दिन में मैं जब यहाँ पर जो है BPC की वीडियो लाऊंगा तो वहाँ पर ये सारी जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट से संबंधित जितनी भी यहाँ पर ब्रेक पावर परसेंटेज है वो मैं वहाँ पर आराम से इस चीज़ को इजीली कवर करा दूंगा और सारा जो कन्फ्यूजन है वो भी एक ही वीडियो में आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मालगाड़ी का ब्रेक पावर जो सर्टिफिकेट होता है BPC, ठीक है, अगर अवैध होने पर उसे कैसे चलाएंगे? अगर वो अवैध हो जाता है तो आप उसको कैसे चलाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्टेशन मास्टर को मीमो देकर चलाएंगे? तो नहीं, कंट्रोल की अनुमति से नहीं। यहाँ पर जो चलाया जाएगा वो गार्ड और ड्राइवर की रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो बनाई जाएगी, उसी के आधार पर जो BPC अगर अवैध हो जाती है तो उसे जो है चलाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 72 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि किसी ब्लॉक सेक्शन में एक साथ अधिकतम कितने जो ट्रैक मशीन होती है वो कार्य के लिए भेजी जा सकती है। तो यहाँ पर जो है मैं देखिए बात करता हूँ नॉर्दर्न रेलवे के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन जो है वो ट्रैक मशीन के मामले में अलग अलग जोन में अलग अलग हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक हमारा स्टेशन आपका हो जाएगा ये, ठीक है, एक स्टेशन आपका हो गया ये, दूसरा स्टेशन सपोज दैट आपका हो गया ये। तो अगर इस प्रकार से यहाँ पर ये दो स्टेशन है और आपको जो है वो TTM मशीन जो है वो एक स्थान से यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए चलानी है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको यहाँ पर शिफ्टिंग की बात आएगी, तो जब आपको यहाँ पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रैक मशीन को यहाँ पर शिफ्ट करना है तो आप मैक्सिमम जो है वो एक साथ कितनी चला सकते हैं? 3। लेकिन अगर मैं TRT या PQRS की बात करता हूँ, PQRS अगर इसके साथ चलाई जाएगी यानी कि कार्य के दौरान जब भी चलाई जाएगी तो मैक्सिमम कितनी यहाँ पर? 4, ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यहाँ पर कितनी चला सकते हैं? 5। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, इन दोनों मशीनों के बीच का जो गैप है वो भी हमेशा पूछा जाता है और स्पीड भी पूछी जाती है ना। तो इसकी जब भी स्पीड रहेगी तो मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर रहेगी। बाकी जब भी मैं यहाँ पर TTM मशीन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर और इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो एक किसी ब्लॉक सेक्शन में अगर एक साथ जो है वो कितनी मशीनें कार्य के लिए भेजी जा सकती है यहाँ पर, तो मैक्सिमम कितनी भेजी जा सकती है? तो 5 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन 73। ये कह रहा है कि डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल पद्धति में सिग्नल की जो सामान्य स्थिति है वो क्या है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन ऑफ सिग्नल इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम इन अ डबल लाइन। तो नॉर्मल एक्सपेक्ट क्या होता है डबल लाइन पर ऑटोमेटिक सिग्नल का? तो वो होता है ग्रीन। ये हमेशा पूछा जाता है। तो जैसे एक आपका होता है IBS, ठीक है, IBS का जो नॉर्मल एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है? रेड होता है। क्या होता है? रेड होता है। इसी प्रकार से ये जो ऑटोमेटिक जो सिग्नल होते हैं उसका जो एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है? उसका होता है ग्रीन। ये दोनों चीज़ें हमेशा पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 74। ये कह रहा है कि जो शंटिंग आदेश है वो किसको जारी किया जाता है। तो जब भी आप शंटिंग कराते हैं तो शंटिंग आदेश किसको देंगे? भाई लोको पायलट को दोगे और गार्ड को भी दोगे, ठीक है। तो शंटिंग जो आदेश है वो ALP को नहीं दिया जाएगा। ALP को जब भी दिया जाता है तो क्वेश्चन ऑर्डर यहाँ पर दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? A एंड P दोनों। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक होता है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है? तो फॉरवर्ड जब भी ब्लॉक किया जाएगा तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक जो सेक्शन है वो अवरुद्ध की यहाँ पर सूचना दी जाती है कि भाई जब भी हम ब्लॉक फॉरवर्ड या ब्लॉक बैक लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ब्लॉक सेक्शन जो है अवरुद्ध होने वाला है या अवरुद्ध है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन भी होती है। दूसरा चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्लॉक फॉरवर्ड होता है ये डबल लाइन पर लिया जाता है और जो आपका ब्लॉक बैक होता है ये आपका डबल और सिंगल दोनों लाइन पर लिया जाता है, ठीक है।
और ब्लॉक फॉरवर्ड जब भी किया जाएगा तो जो शंटिंग ऑर्डर होता है वहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको अलग से लिख देता हूँ कि जो ब्लॉक फॉरवर्ड होता है तो जब भी शंटिंग आप करोगे, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ रखना, जब भी यहाँ पर आप शंटिंग करोगे ब्लॉक फॉरवर्ड के दौरान तो यहाँ पर जो प्राइवेट नंबर लिखा जाएगा इस पर, तो ये उसी ही स्टेशन का लिखा जाएगा, उसी स्टेशन का यहाँ पर लिखा जाता है। क्लियर। तो डबल लाइन पर किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को ये सूचना देने से है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध या अवरुद्ध होने वाला है, इसी को बोलते हैं ब्लॉक फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है 76। ये कह रहा है कि जो एनएमजी वैगन को किस कोच से परिवर्तित करके बनाया गया है। तो ये जो आईसीएफ कोच हैं उससे परिवर्तित करके जो है ये एनएमजी कोच को बनाया गया है। और एनएमजी कोच आपने देखा भी होगा, अगर आपके सामने से कभी गुजरा होगा एनएमजी कोच, तो ये जो आईसीएफ कोच होते हैं उस प्रकार का ये कोच होता है ना। अगर मैं आईसीएफ की बात करूं तो ये आईसीएफ कहाँ पर है, चेन्नई में है। क्लियर। और एलएचबी जो कोच है इसकी जो फुल फॉर्म होती है एलएचबी की, इसकी फुल फॉर्म होती है लिंक हाफमैन बुश होता है। क्या होता है? लिंक हाफमैन बुश होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 77। ये कह रहा है कि झांसी मंडल में कितने बी क्लास स्टेशन हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 115। इन्होंने 115 यहाँ पर राइट आंसर बताया है। उसी प्रकार से जैसे मैं अगर नॉर्दर्न रेलवे के अगर मैं मुरादाबाद की बात करता हूँ तो मुरादाबाद में जो यहाँ पर जो ब्लॉक स्टेशन है, कौन से ब्लॉक स्टेशन, और ब्लॉक स्टेशन में ए भी आता है, बी भी आता है और सी भी आता है। तो यहाँ पर ब्लॉक स्टेशन जो है वो कहीं पर 152 दिया हुआ है और कहीं पर 150 दिया हुआ है। तो इसके लिए जब भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा तो थोड़ा इसको क्लियरिफाई करके मैं आप लोगों को एक यहाँ पर अलग से वीडियो ये प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर। तो इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 78। ये कह रहा है कि झांसी मंडल में जो एनएसजी 2 स्टेशन है वो कौन कौन से हैं। तो एक आपका झांसी है और एक आपका ग्वालियर है। ये हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 79 क्या कह रहा है कि झांसी मंडल में ए रूट को कितने सेक्शन में बांटा गया है। बहुत डिवीजन लेवल पर यहाँ पर जो है बहुत बेसिक चीज़ें ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। इसके यहाँ पर जो है वो 2 सेक्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को कैरी आउट करना है। जिस भी डिवीजन से आप पेपर दे रहे हैं, जिस भी डिवीजन से आप रिलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जब आपका थोड़ा सा सिलेबस या आप लोगों की तैयारी थोड़ी सी बेहतरीन हो जाएगी और आपको लगेगा कि जो है बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है और मेरे पास अब पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप जो है वो ढूंढने की कोशिश जरूर करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है 80 नंबर का क्वेश्चन कि जो वंदे भारत जो ट्रेन है उसका रेक का निर्माण कहाँ हुआ है। तो ये आप सभी लोगों को पता है, ये इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में, वहाँ पर इसका जो है वो निर्माण हुआ है। और इसको जो पहले है ये जो आईसीएफ यानी कि जो वंदे भारत जो ट्रेन है, इसको ट्रेन 18 के नाम से पहले इसको जाना जाता था, क्योंकि 18 महीने में इसका जो है निर्माण जो है पूरा हुआ था। और ये सेमी हाई स्पीड प्रकार की एक ट्रेन है और दिल्ली से वाराणसी के बीच ये पहली ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 81। ये कह रहा है कि सुविधा पास का जो उपयोग है वो यात्रा विराम के साथ अगर आपको करना है तो वो आप कब कर सकते हैं या कब किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको जो है ओनली जो है विद परमिशन, केवल अनुमति से आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप जो है प्रिविलेज पास का उपयोग यात्रा विराम के साथ करें तो इसके लिए आपको यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 82 क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेलवे कर्मचारी जो है वो अपने डिपेंडेंट के लिए, अपने जो आश्रित हैं के लिए अगर पास लेता है लेकिन वह डिपेंडेंट नियम के अनुसार पात्र नहीं है, तब क्या होगा भाई? तब क्या होगा? तब उसका मिस या उसका प्रशासनिक त्रुटि होगी? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की लैप्स होगा या मिसकंडक्ट कदाचार हो सकता है, बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। नो यूज, कोई समस्या नहीं। क्यों समस्या नहीं होगी भाई? क्योंकि वो नियम के पात्र नहीं है। माइनर इरेगुलेटरी हो जाएगा, छोटी अनियमितता हो जाएगी। नहीं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 83 ये कह रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जो पास होता है इसका उपयोग पर्सनल यात्रा के लिए किया जा सकता है। यस या नो पार्शियली या ओनली पार्शियली या ओनली विद अप्रूवल। तो यहाँ पर जो है जो मानार्थ पास होता है उसका उपयोग पर्सनल यात्रा के लिए किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नहीं, नो कॉम्प्लीमेंट्री पास। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 84। पास जारी करने वाले अधिकारी द्वारा गलत पास जारी करने पर जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर मान के चलो आपको पास जारी किया गया किसी अधिकारी के द्वारा और गलत पास जारी करने पर उस समय जो है वो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो यहाँ पर दोनों की होगी। क्या केवल कर्मचारी की या जारी करने वाला अधिकारी या दोनों? तो भाई दोनों की यहाँ पर जो है वो जिम्मेदारी बनती है कि भाई अगर जारी करने वाले से गलती बनी है तो लेने वाले को ये यहाँ पर जो है विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो 85 ये कह रहा है कि यदि पास में जो नाम है वो गलत दर्ज हो गया है और कर्मचारी यात्रा करता है तो क्या स्थिति होगी? तो अगर आपके पास में नाम गलत दर्ज हो गया उसके बावजूद भी कर्मचारी अगर यात्रा करता है तो उसे यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो अनियमित यहाँ पर माना जाएगा।
ट्रीटेड एज इरेगुलर। ठीक है, सत्यापन आवश्यक नहीं है, क्यों नहीं है? पूर्ण वैध, वैध नहीं माना जाएगा, अनियमित जो है उसको माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 86, ये कह रहा है कि रेलवे बोर्ड का जो गठन है वो कब हुआ था, और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर रेलवे बोर्ड का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीयकरण, अगर राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर 1951 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 87, ये कह रहा है कि निलंबन के दौरान कर्मचारी को क्या दिया जाता है। तो जब मैंने वहाँ पर जो है डिसिप्लिन एंड जो अपील रूल पढ़ाया था, वहाँ पर मैं डिटेल से इसको एक बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाकर इस वीडियो को पहले देख सकते हैं। क्लियर। अब इसके लिए यहाँ पर जो है जब आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं डिसिप्लिन एंड अपील रूल या कंडक्ट रूल, तो आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो निलंबन के दौरान कर्मचारी को क्या क्या सुविधा दी जाती है, क्या क्या नहीं दी जाती है ना, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर जो है वो अच्छे से क्लियर आपको कर दिया है। आप वहाँ जाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्या उस दौरान जो है फुल सैलरी दी जाएगी? नहीं। क्या उस दौरान आधा वेतन दिया जाएगा? नहीं। उस दौरान जो है वो खाली आपको निर्वाह भत्ता यहाँ पर 50% के रूप में दिया जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 88, ये कह रहा है कि स्पीकिंग आदेश का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। कि जब भी आप किसी कर्मचारी को आप स्पीकिंग आदेश यानी कि स्पीकिंग जो ऑर्डर है वो देते तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई कारणों सहित जो है वो निर्णय देना, यानी कि प्रोवाइड रीजन डिसीजन। अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिसिप्लिन एंड अपील ही रूल से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि DAR नियमों के अंतर्गत कौन सा जो प्राधिकारी है वो रिवीजन कर सकता है। तो जब भी रिवीजन की बात आएगी तो क्या केवल राष्ट्रपति? नहीं, केवल GM या सक्षम जो उच्च अधिकारी है, यानी कि कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है, यानी कि कॉम्पिटेंट जो हायर अथॉरिटी है, ये इसको रिवीजन कर सकता है। और जब भी रिवीजन की बात आएगी तो रिवीजन का जो उल्लेख है वो नियम 25 में दिया गया है। किस नियम में दिया गया है? नियम 25 में। और रिव्यू पुनरीक्षा, रिव्यू की जिस बात की गई है रिव्यू की, वो जो नियम 25 का ए है, नियम जो नियम आपका 25 का ए है, नियम 25 का ए, इसमें जो है ये यहाँ पर रिव्यू की बात की गई है। तो ये दोनों नियम आपको ध्यान रखने हैं। रिवीजन 25 में है और रिव्यू किस में है? 25 का ए। लेकिन जब भी रिव्यू की बात आएगी तो केवल और केवल कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी चीज़ ये है कि जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल है ये कब से प्रभावी हुए थे? तो ये 1/10/1968 से ये प्रभावी हुए थे। एक तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दूसरा यहाँ पर ये पूछा जाता है कि भाग टोटल कितने, तो भाग इसमें टोटल 7 है। अगर आप इसमें नियम की बात करेंगे तो इसमें नियम टोटल कितने, तो नियम टोटल आपके 31 है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 90 क्वेश्चन, ये कह रहा है, ये भी डिसिप्लिन एंड अपील रूल से संबंधित है कि DA&AR रूल के अंतर्गत एक्स पार्टी जो जांच है वो कब की जाती है। तो एक्स पार्टी जो जांच है वो तब की जाती है जब जो है कर्मचारी सहयोग ना करे, एम्प्लॉय डज नॉट कोऑपरेट, तब ये एक्स पार्टी जांच यहाँ पर की जाएगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि नए क्वेश्चन जब भी मिलते हैं तो उनको थोड़ा सा अलग से नोट डाउन करने चाहिए। अगला हमारे पास आता है 91 ये कह रहा है कि यदि रेल कर्मचारी आरोपों को स्वीकार करता है तो क्या पूर्ण जांच आवश्यक है। तो भाई यहाँ पर जो है ये डिपेंड करता है कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। क्योंकि कर्मचारी ने आरोप को तो स्वीकार कर लिया है, तो उसके बाद क्या उसमें जो है पूर्ण जो जांच है वो आवश्यक है या नहीं है, तो ये डिसिप्लिनरी के विवेक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 92, ये कह रहा है डिसिप्लिन एंड अपील नियम के अंतर्गत जो प्रेजेंटिंग जो ऑफिसर होता है PO, इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा यहाँ पर की जाती है। तो जब भी प्रेजेंटिंग ऑफिसर की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी तो जो डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी होती है, यानी कि अनुशासनात्मक जो प्राधिकारी होता है, वो उसके द्वारा यहाँ पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इसी को अगर मैं बात करता हूँ, एक आपका होता है इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर होता है, जो जांच अधिकारी होता है, जांच अधिकारी की जब भी नियुक्ति की जाएगी तो SF7 के यहाँ पर जो है वो मानक फॉर्म जो है वो जारी किया जाएगा। प्रेजेंटिंग ऑफिसर से संबंधित यहाँ पर SF8 हमारा आता है। क्लियर। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रतिवेदन दोगे तो वहाँ आपको 10 दिन का समय वो दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर अपील की बात आएगी तो अपील की जब भी समय सीमा पूछी जाएगी तो आपको अपील 45 दिन के अंदर अंदर करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। SF7 हमेशा पूछा जाता है, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यानी कि जो जांच अधिकारी या इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है उसकी नियुक्ति से संबंधित मानक फॉर्म कौन सा है, तो SF7 आ जाएगा। और प्रेजेंटिंग ऑफिसर से संबंधित मानक फॉर्म कौन सा है, SF8 है। और प्रेजेंटिंग ऑफिसर की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और सबसे जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो अनुशासनात्मक जो प्राधिकारी या डिसिप्लिन जो अथॉरिटी होता है वो कौन होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वो होता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति होते हैं। अगला हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 93 कि निम्न में से कौन सी छोटी शास्ति नहीं है, यानी कि माइनर पेनल्टी यहाँ पर नहीं है। तो माइनर पेनल्टी कौन सी नहीं है? अगर आप सेवा से किसी को हटाते हो तो आप यहाँ पर जो है ये मेजर पेनल्टी में आती है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस आप जो है वो मेजर पेनल्टी में आती है। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस आपकी मेजर पेनल्टी में आती है। अनिवार्य रूप से अगर आप सेवा मुक्ति कर देते हो, है ना, परमानेंटली जो है अगर आप रिटायरमेंट कर देते हो तो वह भी आपकी यहाँ पर मेजर पेनल्टी में आती है। लेकिन अगर आप वेतन वृद्धि रोक देते हैं कुछ समय के लिए तो यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट रोक देते हैं, प्रमोशन रोक देते हैं, तो ये माइनर पेनल्टी में आती है ना। सेंश्योर या चेतावनी या निंदा हम इसको बोलते हैं। अगर आप वेतन में कटौती करते हैं, है ना, तो ये सब जो है माइनर पेनल्टी में आती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और ये भी आपको नोट डाउन करनी है कि जब भी हम शास्ति की बात करते हैं या पेनल्टी की बात करते हैं तो पेनल्टी आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि किस नियम के तहत आती है। तो ये नियम 6 में जो है वो पेनल्टी के बारे में बताया गया है कि एक तो आपकी होती है माइनर और एक आपकी होती है मेजर। ठीक है, एक आपकी होती है माइनर, एक होती है मेजर। तो माइनर जो पेनल्टी है इसकी जो कार्रवाई है वो नियम 11 के तहत की जाएगी और मेजर यानी कि जो मेजर पेनल्टी है इसकी जो कार्रवाई है वो नियम जो है वो 9 के तहत यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, और जब इन दोनों के तहत कोई भी जो भी कार्रवाई होगी, प्रोसीडिंग्स होगी, अगर वो सुसंगत तरीके से नहीं होगी तो यहाँ पर एक अगली जो एक कार्रवाई यहाँ पर रहती है तो वो होती है संयुक्त कार्रवाई। ठीक है, तो संयुक्त जो कार्रवाई है वो नियम 13 में दी गई है। अब इन तीनों के अलावा अगर ये कार्रवाई सफल नहीं हो पाती है, सुसंगठित तरीके से नहीं हो पाती है, तो नियम 14 के तहत जो है वो यहाँ पर अलग से विशेष रूप से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सारी जो डिटेल है ये मैंने वहाँ पर डिसिप्लिन एंड अपील रूल में बताई है। आप जल्दी से जाके वहाँ पर वो वीडियो हमारी दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि अगर आपके लिए और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये जो जानकारी मैं आप लोगों के बीच साझी कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को फायदेमंद लग रही है, आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आपको लग रही है, तो जरूर लाइक करें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। लेकिन अगर डिटेल में आप जो है चीज़ों को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को यहाँ पर जो है वो ज्वाइन जरूर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 94 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि रेल सेवक के विरुद्ध मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, लो ये क्वेश्चन देखिए फिर पूछा गया है कि मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स किस नियम के जो अंतर्गत है वो संचालित किए जाते हैं। तो नियम 9 के तहत मैंने अभी बताया है। ठीक है, और नियम 6 में क्या दिया है, पेनल्टी दी गई है, पेनल्टीज। ठीक है, शास्तियाँ दी गई है। नियम 6 के तहत जो है वो माइनर जो प्रोसीडिंग्स है, माइनर जो प्रोसीडिंग्स है इसके बारे में बताया गया। और नियम के तहत जो 14 के तहत है वो बताया गया विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में अगर कार्रवाई होनी है तो उस दौरान जो है विशेष परिस्थिति में कार्रवाई तब जो है वो नियम 14 के तहत यहाँ पर की जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं। अगला हमारे पास आता है 95। ये कह रहा है कि रेल सेवा आचरण नियमों के किस नियम में नशीले पदार्थों का सेवन जो है वो अवर्जित है। तो भाई आप नशे वाली जो भी चीज़ें हैं वो आप जो है वो नहीं सेवन इसका कर सकते हैं, और खासकर ड्यूटी के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो है नियम जो 13 का ए है ये बताया गया कि आप नशीले पदार्थों का सेवन जो है वो वर्जित है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, रेल सेवा जो आचरण नियम है। देखो ये कंडक्ट रूल्स जो है वो यहाँ से पूछा गया है 1966 में, ये जो कंडक्ट रूल बनाए गए थे तो इसके तहत यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं और इस पर भी जल्दी वीडियो आएगी क्योंकि ये टॉपिक पे भी छूटा हुआ है। ये कह रहा है कि ये जो कंडक्ट रूल है वो उसके किस नियम में दहेज लेना वर्जित है। तो आप ना तो दहेज ले सकते हैं ना दहेज दे सकते हैं। तो जब भी दहेज की बात आएगी तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सॉरी इसको देखो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना है। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का 22 है, ऊपर वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूल नंबर 22। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इन नशीले पदार्थ का सेवन आप करोगे तो रूल नंबर 22 है। लेकिन अगर दहेज की बात आएगी तब रूल नंबर 13 का जो ए है ये है दहेज लेना और ना देना वर्जित। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 97। ये कह रहा है कि जो कंडक्ट रूल है इस नियमों के किस नियम में जो राजनीति में भाग लेना वर्जित है। अब राजनीति में नहीं जो है वो जा सकते हैं, ना आप राजनीति में भाग ले सकते हैं। तो ये नियम 5 आपको बताता है राजनीति में भाग लेना वर्जित है। ये हमेशा पूछा जाता है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन 98 कह रहा है कि कर्मचारी वरिष्ठ से दुर्व्यवहार करता है, रेल सेवा आचरण के किस नियम का उल्लंघन है। तो जब भी कर्मचारी अपने से सीनियर कर्मचारी से दुर्व्यवहार करता है, मिसबिहेव करता है, तो ये रूल नंबर 3 का फर्स्ट का थर्ड इसके तहत यहाँ पर जो है ये आता है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो जो भी है ना अपने स्टेशन मास्टर या ऐसे जो भी जिनकी नहीं बनती है ज़्यादातर उनसे मिसबिहेव करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके तहत जो है कंडक्ट रूल थर्ड का फर्स्ट का थर्ड यहाँ पर लागू हो सकता है।
तो थोड़ा सा इस सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 99, बिना अनुमति निजी व्यापार करना रेल सेवा के किस नियम का उल्लंघन है। तो आप बिना अनुमति के आप जो प्राइवेट जो व्यापार है वो आप नहीं कर सकते हैं। वो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा रूल नंबर 15 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला हमारे पास आता है डिसिप्लिन एंड अपील रूल नियमों का जो अंतर्गत रिमूवल जो फ्रॉम सर्विस है वो किस प्रकार की शर्त है। तो आपको पता है ये मेजर पेनल्टी है, दीर्घ आपकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पर जो है वो हिंदी यानी कि राजभाषा के 10 प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि जो हिंदी प्रगति की जो समीक्षा है वो कौन करता है। तो हिंदी प्रगति की समीक्षा राजभाषा विभाग करेगा। दूर दूर यहाँ पर ऑप्शन जो है नजर आएंगे। अगर राजभाषा आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। और जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले आप राजभाषा के 10 प्रश्नों को हल कीजिए और बाकी जो 90 क्वेश्चन आपके बचते हैं उसके बाद आप 90 क्वेश्चनों को अटेंड कीजिए। क्लियर, क्योंकि प्रथम जो आपके 100 नंबर होंगे उन्हीं का यहाँ पर जो है वो काउंट किया जाएगा। और ये आप सभी लोगों को जनरली पता भी होगा, जिन लोगों को नहीं पता वो विशेषकर इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है 102 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ग क्षेत्र में जो पत्राचार जो भाषा है वो क्या है। तो ग क्षेत्र में पत्राचार की भाषा क्या है, इंग्लिश है। अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से ये समझिए कि जो ग क्षेत्र में जो राज्य आते हैं वो कौन से आते हैं, कि जो क और ख में आते हैं उनके अलावा जो बसते हैं ग में आते हैं। तो जैसे तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया। इसके बाद आपका जो गुजरात आपका यहाँ पर उड़ीसा हो गया, है ना, केरल हो गया, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक, और पश्चिम बंगाल हो गया। ये जो राज्य हैं ये रीजनल इनकी अपनी जो 22 भाषाएं उनमें से जो ये 22 भाषाएं हैं वो इससे संबंधित है। तो यहाँ पर जब भी पत्राचार की बात आएगी तो यहाँ पर आपको इंग्लिश यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 103। 103 क्या कहता है कि राजभाषा की धारा 305 का 3 का 5 किससे संबंधित है। तो वहाँ पर जब मैं धारा यहाँ पर बता रहा था तो धारा में मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया था कि जो अंग्रेजी है उसका यहाँ पर निरंतर जो है वो प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो ये धारा 3 की 5 उससे संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राजभाषा जो नियम जो 8 है वो किसी से संबंधित है। अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, थोड़ा सा डीप लेके गए हैं। तो राजभाषा जो नियम आपका 8 है वो नोटिंग और ड्राफ्टिंग से संबंधित है, नोटिंग और ड्राफ्टिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 105। राजभाषा के किस नियम में हिंदी में प्रवीणता का जिक्र है। तो हिंदी हमने रूल किस में पढ़ा था, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 351। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 107। ये कह रहा है कि राजभाषा जो नियम के जो 4 हैं वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो है वो क्षेत्र निर्धारण से संबंधित है। यहाँ पर जब भी आप ऑप्शन देखिए जैसे हस्ताक्षर है या ट्रेनिंग है या इंस्पेक्शन है, ये दूर दूर तक जो है वो नजर नहीं आते। जब आप राजभाषा एक बार पढ़ लोगे तो वहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसको आप आराम से इजीली क्रैक कर जाओगे। राजभाषा जो कार्यान्वयन समिति होती है वो कहाँ बनती है। तो ये मंत्रालय में बनती है या विभाग में बनती है या सभी लेवल पर, सभी स्तर पर बनती है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। और इसका जो है एग्जाम में ऐसी इस तरीके से जो है शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो राजभाषा, राभा का मतलब हो गया राजभाषा, का मतलब हो गया कार्यान्वयन, स का मतलब हो गया समिति। तो इसकी फुल फॉर्म जो है ये भी इस तरीके से यहाँ पर पूछी गई क्वेश्चन है। अगला बात हमारा क्वेश्चन आता है 109 की जो राजभाषा जो नियम है ये 12 ये किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्ट। रिपोर्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो राजभाषा नीति है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यह है कि हिंदी का जो है वो विकास करना है। क्लियर। तो ये हमारे आज का जो सेशन था 110 क्वेश्चन तक हमने इसमें आज बैक टू बैक सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इसी तरीके से अगर आप डिटेल एनालिसिस के साथ हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाएं क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी जो है ये फायदेमंद साबित हुई है। और आज थोड़ा सा आप लोगों को लिए मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है या जो कमेंट्स हैं वो मुझे ये आए थे कि सर जो है हमारे इस जोन से रिलेटेड बनाइए, इस जोन से रिलेटेड बनाइए। तो देखिए थोड़ा सा मैं समय के साथ जो है जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतनी यहाँ पर कोशिश आप लोगों के लिए कर रहा हूँ बैक टू बैक। लेकिन पहली हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि एग्जाम की दृष्टि से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जहाँ पर अभी लेटेस्ट में एग्जाम होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ों को कवर कराने की यहाँ पर पूरी कोशिश यहाँ पर करूँगा। क्लियर। तो इसी तरीके से बेहतरीन तैयारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।